ठीक है ना। एक क्वेश्चन लोग करते हैं यूनिट्स पे, मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। जूल्स लॉ फिटिंग तो हम लोग पढ़ लिए थे, और क्या देखे थे हम लोग, देख लिए थे कि कैसे निकालते हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, उसके यूनिट्स देखे थे। तो सारा एक बार रिवाइज कर लिए हो तुम शायद घर में, है ना। तो चलो इस पे कंटिन्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पिछले क्लास में एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन रह गया था, उसको देख लेते पहले। एक सेकंड रुको, उसको क्वेश्चन देख लेते कौन सा था। हम्म हाँ, ये क्वेश्चन था, कैलकुलेट द ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन शायद। देखो, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी what should be the bill for the what should be the bill for the month of March? Month of March, ठीक है ना, for a heater of resistance 60.5 ohm connected to a connected to a 220 volt mains, ठीक है। फिर बोला द कॉस्ट ऑफ एनर्जी is rupees 12 पर किलोवाट आवर, यानी कि एक यूनिट का दिया गया 2 रुपया। एंड द हीटर, सब लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी से। एंड द हीटर इज यूज्ड फॉर 3 आवर डेली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है। तो कितना बिजली का खर्च आएगा एक महीने का, मतलब मार्च महीने का, उसको निकालना है, ठीक है। तो सब लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। व्हाट शुड बी द बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 60.5 ओम, of a resistance 60.5 ohm connected to a 220 volt mains. The cost of energy is 2 rupees per kilowatt hour, यानी कि एक यूनिट का जो खर्च है वो 2 रुपए का है। एंड द हीटर इज यूज्ड फॉर 3 आवर डेली, और हीटर को 3 घंटा डेली यूज किया जाता है। तो कितना खर्च आएगा इसको निकालना है। तो देखते हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या गिवन है देखो, गिवन क्या क्या है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कितना है 60.5, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 0.75 rupees. 68.75 rupees. कितना आंसर आया है Yes, sir. बोलो, कितना सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलो। 68.75. नहीं 68.75 इज द रॉन्ग आंसर Sir, फॉर 140, यस 144. वेरी गुड 144 रुपीज। So 144. हाँ 144 रुपीज द आंसर, वेरी गुड 144 रुपीज आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए पोटेंशियल दिया हुआ है, पावर निकालिए।
पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो निकालो 220 इंटू 220 बाई आर करो जल्दी से। बाई आर कितना दिया, 60.5। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आएगा आपका 484,000 डिवाइड बाई 60.5। तो ये आएगा 800 वाट पावर। सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 800 वाट, ठीक है ना। इसको 0 0 कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा, सॉरी यहाँ पॉइंट हट जाएगा, 605 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 484,000, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 80 आ जाएगा। अब एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे निकालिए, पर डे 3 घंटा करके हीटर चलता है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन अ डे, मतलब हर दिन कितना हो रहा है, हर दिन हो रहा है P इंटू टाइम, P इंटू टी, है ना। पावर इंटू टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। तो पावर कितना, 800 वाट, और टाइम आपका कितना होता है 3 आवर का, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना 24 वाट आवर। ये हो जाएगा तुम्हारा हर दिन का एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब मार्च महीना में 30 डेज का होता है, मार्च में 30 डेज होता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, मार्च के लिए निकालेंगे। 30 होता है कि 31 होता है, मार्च में 30 होता है ना, 31 होता है सर। 31 होता है। हाँ सर। अच्छा 30 डेज के लिए आंसर दिया गया है। हाँ एक्चुअली मार्च में 31 ही होता है। हाँ ठीक है, 31 के लिए निकालते हैं, तब आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उसको निकालो। तो 144 से थोड़ा ज्यादा आएगा, इतना इंटू 30 डेज यानी 31 डेज। तो 31 डेज कितना हो जाएगा, वाट आवर में निकालो। एक दिन में कितना वाट आवर लग रहा है, एक दिन में लग रहा है 2400 वाट आवर। तो 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 31 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा पूरा पूरी कितना ही है। इसको सॉल्व कर लो, 0 24 इंटू 31 कितना आ रहा है 2400। सॉल्व करो फटाफट, वाट आवर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 24, तो ये आ जाएगा 7400। दिस इज द 74,400 वाट आवर, ठीक है। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 70, यानी कितना हो जाएगा ये ऑलमोस्ट होगा 74.4 किलो ऑफ 100 से 1000 से डिवाइड कितना आएगा 74.4 किलोवाट आवर आ जाएगा ये, है ना, इतना आ जाएगा। अब एक का कितना चार्ज है, एक का चार्ज 2 रुपया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 70 पर यूनिट का चार्ज 2 रुपया, तो इतना यूनिट कितना होगा, इतना इंटू 2, तो ये इतना आपका आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, 30 दिन का लीजिएगा तो 144 निकलेगा आपका। ठीक है, समझ गए सब लोग। सर क्या पढ़ाई पर फिर से बताइए ना। अच्छा अभी ज्वाइन किए क्या? हाँ सर, वो हमको लिंक नहीं आया था। अच्छा अच्छा बता दे रहे हैं, अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाए हैं, बता दे रहे हैं। तो ये आएगा आंसर 148.8 रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं, व्हाट शुड बी द बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सर थोड़ा सा पेज ऊपर करिए ना। ऊपर ही है ये, अच्छा नहीं सर दिख रहा है ऊपर क्या? ही। हाँ सबसे ऊपर यही पेज है। ठीक है सर। चलो जी लोग लेट से आए, देखो जी लोग लेट से आए, जल्दी देखो, एक ही क्वेश्चन करवाए हैं, जल्दी देखो सब लोग। देखो यहाँ पे एक सवाल ये है, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी का आज कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कैसे हम लोग घर में बिजली का जो बिल होता है उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम का। तो एक सवाल यह है कि व्हाट शुड बी द बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के लिए कितना बिल आएगा यदि एक हीटर जिसका रेजिस्टेंस है 60.5 ओम और जिसको हम लोग 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किए हैं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी 2 रुपीज पर किलोवाट आवर। एक यूनिट का कॉस्ट आपको दे दिया है 2 रुपया है, तो हीटर यूज करेंगे 3 घंटा डेली, 3 आवर डेली यूज करेंगे हीटर को,
तो पूरे एक मंथ में कितना बिल आएगा बिजली का वो पूछा गया, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, पावर निकाल दिए, वी स्क्वायर बार फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो पावर यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग 800 वाट, सॉल्व कर दी इसको हम लोग तो 800 वाट पावर आ गया। फिर हम लोग एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटर एक डे के लिए निकाल रहे हैं, तो पी इंटू टी, तो पी इंटू टी करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगा पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी हम लोग को 2400 2400 वाट आवर आ गया। अब मार्च में 31 दिन होता है, तो उसको 31 से कैलकुलेट सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे महीना में इतना वाट आवर हम लोग आ जाएगा। तो किलो वाट आवर में इसको कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि 74.4 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर का प्राइस 2 रुपये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 148.8 रुपीज। ठीक, बोलो समझ गए सब लोग, बोलो समझे कि नहीं बोलो। यस हाँ सर। सर। आप समझे जिन लेट से जो आए थे, कौन आए थे लेट से, बोलो सब लोग समझ गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है ना, समझ गए सब लोग। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो इसको इसको बनाओ। पिछले क्लास में ये वाला क्वेश्चन शायद कराए थे तो लाइट चला गया था शायद ना उस समय, ये वाला क्वेश्चन ही था। कैलकुलेट द मंथली calculate the monthly bill, calculate the monthly bill, check if the following, if the following appliance are used as indicated below at the rate of ₹5 per यूनिट। इस बार पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो ₹5 का है, ठीक है ना। कैलकुलेट द मंथली बिल if the following appliance are used as indicated below at the rate of ₹5 per unit। सब लोग बनाओगे इसको। पहला सवाल क्या है, टाइम देंगे तुम लोग को इसको बनाने में, ठीक है, 2 मिनट का टाइम देंगे, इसको बनाओगे। अ हीटर ऑफ 1000 वाट, मंथली मतलब 30 डेज का देना है यहाँ पे, हाँ एक मंथ पे 30 डेज लेना, ठीक है ना, 30 डेज लेके चलना। वाट फॉर 2 आवर डेली। और दूसरा सवाल इसमें है 1060 वाट, मतलब 10 पीस, 10 मतलब 10 पीस, 1060 वाट बल्ब, 10 60 वाट बल्ब, 10 पीस 60 वाट का बल्ब जल रहा है, लैम्प, फॉर 5 आवर डेली। चलो बोलो कितना इसमें बिजली का बिल आएगा दोनों से। ठीक है 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सभी लोग लिख लो सवाल जल्दी से और सॉल्व करो। सुनाई दे रहा है सभी को, यस सर। बनेगा बोलो, बन जाएगा ना। हाँ बन गया सर, हाँ हाँ बन बनाओ गया। बनाओ बनाओ आराम से बनाओ, ये दोनों क्वेश्चन बनाओ। चलो 2 मिनट्स का हम टाइम दे रहे हैं, उसको बनाओ आराम से। सेम सवाल है, मंथली बिल मतलब 30 दिन का निकालिएगा, ठीक है, 30 डेज का निकालना। बोलो कितना आंसर आया, बन गया।
सर पहले का कॉस्ट 300 है क्या? क्या पहले का कॉस्ट 300 है क्या? पहले का आंसर 300। 300 रुपीज। देखते हैं हम हाँ इसको सॉल्व करेंगे। 300 रुपीज, हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, और दूसरे का? दूसरे का भी बना रहा हूँ, अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें। अच्छा बनाओ। हम्म। 200 वाट आवर। पूरा मिला के ही बनाना है मतलब, ठीक है। कैलकुलेट मंथली बिल मतलब सभी मिला के आंसर बोलो, दोनों को मिला के बोलो, तो दोनों ठीक को है ना। मिला के बोलूँ? हाँ मिला के बोलो, क्योंकि कैलकुलेट द मंथली बिल बोला है, पूरा पूरी बिल निकालिए आप। आपके घर में मान लीजिए हीटर भी है और 10 बल्ब जल रहा है, तो पूरा मिला के आंसर बोलिए। हाँ ठीक है। बाकी लोग भी बनाओ, सब लोग बनाओ, घर में पढ़ाई करो, ये सब जल्दी जल्दी खत्म करो, ठीक है। तो इतना पढ़ाई हो गया। 900 रुपीज। नहीं, 900 रुपीज रॉन्ग आंसर। ट्राई कीजिए, कहीं गड़बड़ हुआ होगा, देखिए एक बार कैलकुलेशन करो, ठीक से करो थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। 30 दिन के लिए कितना आ रहा है बोलो। चलो बनाते हैं तब। सर 390। नहीं 390 नहीं, अच्छा देखते 750 दिया हुआ है, देखते बना के। 750 दिया हुआ है, तो पहले एनर्जी, टोटल एनर्जी कंज्यूम पर डे निकालते हैं दोनों मिला के, ठीक है ना, दोनों मिला के बना रहे हैं। टोटल एनर्जी कंज्यूम पर डे, हर दिन कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ये वाला 200 750। कितना? 750 कितना बोले? 750 बोले तो सही आंसर है आपका, ठीक है। 750 आंसर होगा शायद, देखते हैं हाँ बना सर के। 750 हो गया सर। हाँ 750 वो सर उसमें 5 आवर्स लिखा है ना, वो मल्टीप्लाई नहीं किया था सर। 90 है अच्छा तो अच्छा, मेरा या फिर आ गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 750 होगा। ओके ओके, तो इतना वाट आवर आपका जो है पूरा मान लीजिए, टोटल एनर्जी कंज्यूम पर डे है कितना है, 5000 वाट आवर है, ठीक है। मतलब 2000 इसका क्या बोलते हैं, इसके लिए आ रहा है 1000 मंथली। टोटल एनर्जी देख रहे हैं हम लोग, 1000 का 2 वाट है, तो 2000 हो गया, और 60 का 5 है, यानी कि 3000, तो टोटल हो गया 5000 वाट। 1000 का दो, 2 हीटर तो 2000, और 60 वाट का 5 आवर के लिए 10 लैम्प, तो ये हो गया 3000, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इतना हो गया टोटल आपका पर डे का एनर्जी कंज्यूम्ड। पर डे का एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया आपका 2000 और 3 यानी कि 5000 वाट। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 किलोवाट, किलोवाट आवर लिख सकते हैं 5000 वाट को, ठीक। तो 750 है। 750 है, वेरी गुड, ठीक है ना। आपका 10 बल्ब हो गया 60-60 का, 600 इंटू 5 कीजिएगा 3000 आएगा यहाँ पे एक का, और हीटर के लिए आपका 2000 आएगा, टोटल आएगा 5000, तो 5 किलोवाट लिखो उसको। उसके बाद क्या बोला गया है कि पूरे मंथ का निकालना है, तो पूरे मंथ का कितना एनर्जी होगा, तो इंटू 30 कर देंगे, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर मंथ, ठीक है, तो ये होगा 30 इंटू 5 किलोवाट आवर। पूरे महीने में इतना ही यूनिट उठेगा बिजली का, यानी कि 150 किलोवाट आवर। जिनका नहीं बना हेलो। देखिए। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो, बोलो। 150 किलोवाट आवर, ठीक। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कितना है, पर यूनिट कॉस्ट है 5 रुपीज, ठीक है ना, ये है 5 रुपीज का। तो पूरे मंथ के लिए निकालो, तो क्या होगा 5 इंटू 150, यानी कि 750 रुपीज आएगा, रुपीज 750, ये आंसर होगा हम लोग का, ठीक है, से बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का सवाल बनाना है, ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा बुक में, जो भी बुक तुम्हारे पास है अवेलेबल क्लास 10th का, ऐसा बहुत सारा सवाल मिलेगा, इसको सॉल्व करना। पावर का, एनर्जी का, वाट जो है मतलब पावर, फिर इस तरह किलोवाट आवर का,
फिर जो जो बताए पोटेंशियल का ये रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा, इसको सॉल्व करते रहना है। कहीं भी डाउट होगा तुम ग्रुप में पूछना। चलो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा। आगे कुछ टर्म पढ़ते हैं पहले। एक यहाँ पे टर्म याद रखना, एक यहाँ पे टर्म होता है, ठीक है। वाट तो हम बता दिए थे, जूस तो भी बता चुके हैं। अच्छा ठीक है। सर बोलो। ये क्वेश्चन फिर से बताइए, या नेट एरर बता रहे थे। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? हाँ ये सेकंड नंबर, सर, सेकंड फर्स्ट नंबर। ये ऊपर वाला एकदम ऊपर। नो सर, नीचे वाला। अच्छा ये वाला ना, ठीक है बता देते हैं। इसमें तुमको मंथली बिल पूछा है, ठीक है ना। दो अप्लायंस यूज हो रहा है तुम्हारे घर में, एक हीटर हो रहा है मान लो 1000 वाट का, दो हीटर हो रहा है प्रतिदिन 2 घंटे के लिए, पर डे 2 आवर्स के लिए। और 60 वाट का 10 बल्ब यूज हो रहा है, वो 5 आवर्स के लिए हर दिन। तो टोटल कितना बिल आएगा पर मंथ का? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 वाट का दो, यानी कि 2000 वाट का 2000 वाट आवर, 1000 वाट इंटू 2 आवर, 2000 वाट आवर का हीटर हो गया। और 60 बल्ब 10 का, यानी कि 600 वाट इंटू 5 आवर, यानी कि 3000 वाट आवर। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 5000 वाट आवर। उसी को क्या लिख सकते हैं, 5 किलोवाट आवर। 5000 वाट इक्वल टू 5 किलोवाट। तो पर मंथ का एनर्जी कितना हो गया, 30 इंटू 5 किलोवाट आवर, यानी कि 150 किलोवाट आवर। और पर यूनिट कॉस्ट है 5 रुपए का। तो 5 इंटू 150 किलोवाट आवर, इसी को बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट। 5 रुपीज इंटू 550 किलोवाट आवर, इसी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 से, कितना आएगा, 750 आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, 750 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सर सब फिर तो। से ना, हाँ, समझ में नहीं आया। फिर से बताए। सर इतना आसान है, देखो समझ में क्यों नहीं आ रहा, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। बहुत बहुत सिंपल है, देखो दो हीटर है ना। दो कितने का है, 1000 वाट का है। और कितना करके चलता है ये एक ही हीटर है, सॉरी दो हीटर बोलते हैं, एक हीटर है। और कितना टाइम के लिए चलता है ये, 2 घंटे के लिए प्रतिदिन। तो कितना हो जाएगा वाट आवर, कितना हो जाएगा इसमें, 1000 इंटू 2, यानी कि 2000 वाट आवर। ये हो जाएगा हीटर के लिए, ठीक है ना। और 60 बल्ब है, सॉरी 60 वाट का 10 बल्ब है। तो 60 वाट का कितना बल्ब, 10 बल्ब। तो 600 वाट हो गया। 600 वाट कितने देर के लिए चल रहा है, 5 घंटे के लिए। इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, 3000 वाट आवर हो जाएगा। यानी कि पूरा एनर्जी कितना हो गया हम लोग के पास, दोनों को जोड़ देंगे, 3000 यहाँ का और यहाँ का 2000, यानी कि 5000। तो 5000 वाट आवर डेली एनर्जी खर्च हो रहा है। तो 5 को तुम 1000 से डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, किलोवाट बनता है। तो यानी कि 5 किलोवाट आवर, तो आवर ही है, इतना एनर्जी होता है प्रतिदिन का। तो हर महीने का कितना, यूनिटी मेथड से कर लो, 30 इंटू 5, यानी कि 150 किलोवाट। बोलो समझ रहे हो ना, सर 150 किलोवाट आवर हो गया। और 1 किलोवाट आवर का 2 रुपया है कॉस्ट, सॉरी 5 रुपया है। तो 5 इंटू 150 कर दोगे तो 750 रुपए का तुम्हारा बिजली का बिल आएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है अब? क्वेश्चन लिख लीजिए, वो बीच में फोन आ गया था। अच्छा लिखो लिखो, लिख लो, लिखो आराम से, क्वेश्चन आंसर सब लिख लो। ठीक है, छूटने से बोलना, हम रुक जाएंगे तो थोड़ा देर। चलो आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। लिख लो जल्दी जल्दी। करिए ना, हम्म, स्क्रीन नीचे करिए। नीचे कर दे, ठीक है। यस सर। ओके लिख लो। तो हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वगैरह डिस्कस कर लिए थे, है ना। वाट सब देख लिए, कैलकुलेशन। अब हम लोग को थोड़ा सा बल्ब के बारे में पढ़ना है, फिलामेंट क्या होता है, फिर आयरन क्या होता है, उससे क्या थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अभी। थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का है, और जिससे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सब पोर्शन, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोर्शन से बहुत सवाल आएगा करंट चैप्टर में।
जैसे कि फिलामेंट हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप्स हो गया, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा, इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो पीडीएफ सर से मांग लेना, ठीक है ना सब लोग, क्योंकि कुछ हम डायग्राम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो डायग्राम ड्रॉ करने में तुम लोग को टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसलिए पीडीएफ सर से मांग लेना। ये क्या नाम है, विशाल सर से पीडीएफ ले लेना पूरा। बोलना ओके सर। सर को, बोलना क्लास के बाद सर पीडीएफ दे दीजिए, तो सर पीडीएफ दे देंगे आज की क्लास का। और तो उससे फिर तुम लिख लेना आराम से घर में डायग्राम वायग्राम, ठीक है। हम्म, चलो, तो आज हम लोग कुछ कुछ चीज देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा। और हम नोट्स नहीं लिखाएंगे, हम बस समझा दे रहे हैं सारा कुछ। नोट्स हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, डायग्राम बहुत सारा इसमें है। क्योंकि इतने लिखाएंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, और उतना डायग्राम ड्रॉ करेंगे तुम लोग का भी टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें, यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। देखो ध्यान से, सब क्वेश्चन लिख लो। रुको, हम स्क्रीन पे ला रहे हैं डायग्राम सब, ठीक है। इस बार कुछ बताना है कि नहीं, रुको देख लेते हैं एक बार। जैसे हम जूल्स लॉ वगैरह तो बता दिए हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। यूनिट वगैरह बता दिए सारा कुछ, ठीक है, रुको। जूल्स लॉ वगैरह सब बता दिए हैं, ठीक है। एक मतलब वही समझ लेना कि जूल्स लॉ जो होता है ना, H=I²RT, वो तो पता ही होगा। अच्छा, एक याद रखना, ये वाला वैल्यू, इसको नोट करके लिख लो, ये भी कभी ना कभी काम आएगा। जैसे 1 जूल का वैल्यू होगा कैलोरी में कितना, 1 जूल होता है 4.18, ठीक है। ये होता है जूल, सॉरी ये जूल कांस्टेंट 1 जूल बोलते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, देखो जूल्स तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। जूल्स तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे कि इफ W is the mechanical work, if W is the mechanical work, ये जूल्स ऑफ हीटिंग नहीं है, सिर्फ जूल्स लॉ है। और पहले जो पढ़े थे वो क्या था, जूल्स ऑफ हीटिंग, तो कंफ्यूजन मत करना इसमें, ठीक है। जैसे तुम लोग के एग्जाम में जूल्स ऑफ हीटिंग पूछा जाता है, एनसीईआरटी में वही है जूल्स ऑफ हीटिंग, और ये सिर्फ जूल्स लॉ है, ये सिर्फ है जूल्स लॉ। यहीं से वर्क का वैल्यू पुट करते तो हीटिंग वाला भी निकल जाता है, देख अभी बता रहे कैसे। तो इफ W इज द मैकेनिकल वर्क, इफ W इज द मैकेनिकल वर्क डन बाय अ बॉडी, व्हाइट से लिख देते, रेड से दिखता नहीं है, वर्क डन बाय अ बॉडी, ठीक है ना, इन जूल। मान लो जूल पे कुछ, किसी बॉडी पे कुछ वर्क कर रहे हैं हम लोग, और Q जो है क्या है, Q एंड Q इज द क्वांटिटी। चार्ज। नहीं, Q चार्ज नहीं है, चार्ज Q से डिनोट नहीं करते हम लोग, Q से चार्ज को भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे Q चार्ज, मतलब यहाँ पे हम लोग Q से चार्ज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। जनरली हम लोग Q को डिनोट करते हैं चार्ज इस चैप्टर में, बट अच्छा चलो Q से तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो हम इसको H लिख देते हैं, ठीक। नहीं तो बार बार तुमको Q लगेगा तो तुमको लगेगा कि हम चार्ज लिख रहे हैं, चलो इसको हम H लिख के करते हैं, ठीक है। H याद रखना, Q बोल देंगे तुम समझ लोगे कि चार्ज है। तो if W is the mechanical work done by the body and H is the quantity of heat बोल देते हैं H, ठीक है, quantity of heat produced by it, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, देन हम लोग बोलेंगे W is proportional to H, या फिर W equal to J into H, ठीक है ना। ये जूल्स लॉ है, जहाँ पे J को कांस्टेंट बोलते हैं, J को बोलते हैं कांस्टेंट, J इज कॉल्ड जूल कांस्टेंट, इसको बुलाता है जूल्स कांस्टेंट, याद रखना, जूल कांस्टेंट, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होता है, जूल कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा ये कैलोरी में होता है, वैल्यू ऑफ जूल कांस्टेंट इज जूल कांस्टेंट है, ठीक। इसका वैल्यू हो जाएगा 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक।
ये उतना नहीं आता है, मतलब ये एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जूल्स ऑफ हीटिंग में लोग पढ़ चुके हैं, तो जूल्स लॉ अलग से नहीं आता है, ठीक है। जूल्स ऑफ हीटिंग ही पढ़ना है हम लोग को बेसिकली। जैसे लोग आई स्क्वायर आर टी यहाँ पे डिनोट किए थे पिछले क्लास में, हम लोग वही देखना है। तब भी हम बता दिए, इसको याद रखना कि जो वर्क डन होता है, मैकेनिकल वर्क डन, वो हमेशा क्या होगा किसी बॉडी का, वो हीट ऑफ वो जो होगा बॉडी पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस पे डिपेंड करेगा, यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू H। मैकेनिकल वर्क ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू योर हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड योर जूल्स लॉ, वेयर J इज द जूल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होगा 1.48, जिसका वैल्यू होगा 1.48 इनटू, इसको याद रखना, 1.48 इनटू 10 टू द पावर 1.48 जूल पर केल्विन, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये गया जूल्स लॉ। अब हम लोग कुछ देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, 1.48. ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन पोर्शन देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन, सब घर में हम लोग यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, तो सभी क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही एग्जांपल है, ठीक है। ये सब हो गया। फिर बस यही दो पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट में, फिर लाइटनिंग वाला पढ़ेंगे, ठीक है, 2 एग्जांपल काफी है। फिर गीजर, फिर जो हम लोग पानी गर्म करते हैं, होता है ना रॉड टाइप का, इमर्शन रॉड, वो भी तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे डायग्राम कुछ दिखाते हैं, इसको लिख लो पहले, नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ डायग्राम दिखाते हैं, तो उस डायग्राम को ध्यान देना थोड़ा, ठीक। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है और इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है। एक सेकंड रुको, इसको लिखो, तब तक हम यहाँ पे डायग्राम को पेस्ट करेंगे। इसको लिख लो जल्दी जल्दी, ऊपर लिख लिए ना ये सब लिख लीजिए पूरा। तो अब देखो आयरन या फिर जो क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन या फिर इलेक्ट्रिक हीटर, ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कर रहा है। तो यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं से हम लोग, कहीं ना कहीं से हमको हीट डेवलप होगा। तो हम लोग तो ये चीज देखें कि करंट अगर बढ़ाएंगे, बिकॉज आई H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो जितना हम लोग करंट बढ़ाएंगे उतना हीट डेवलप करेगा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, उतना भी करंट क्या होगा, सॉरी उतना हीट ज्यादा होगा। तो ये सब टर्म हम लोग को कहीं ना कहीं से पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है हम लोग का हीटर का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। तो हीटर का क्या काम है ये हम लोग देखेंगे, हीटर या फिर आयरन का। देखो यहाँ पे स्क्रीन में तुमको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सभी को दिख रहा है ना, बोलो, सभी को दिख रहा होगा। तो इसको लिखना नहीं अभी कॉपी में, मतलब बस पॉइंट सब लिख लो जो बता रहे हैं। इसका PDF लेके डायग्राम घर में अच्छे से बनाना, इसका डायग्राम घर में लेके मतलब PDF लेके घर में डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना एक बार, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे, हम समझा दे रहे कि क्या होता है। देखो सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन में, यस सर। ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला एप्लीकेशन क्या बोल, इलेक्ट्रिक हीटर,
ठीक है ना। पहला एप्लीकेशन क्या बोली, इलेक्ट्रिक हीटर, यहाँ पे देखो पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इसको क्या यूज करते हैं हम लोग, इट इज यूज निक्रोम वायर, हम लोग को पता है इसमें हम लोग निक्रोम वायर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, निक्रोम वायर का। हम लोग इसमें निक्रोम वायर बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, निक्रोम वायर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज ए हीटिंग कॉइल, इसको हम लोग एज ए हीटिंग कॉइल यूज करते हैं। निक्रोम वायर का यूज करते हैं एज अ हीटिंग कॉइल। रुको एक सेकेंड, इसको थोड़ा पॉइंट छोटा करते हैं। तो निक्रोम वायर को यूज करते हैं एज अ हीटिंग कॉइल हम लोग, हीटिंग कॉइल। ठीक है, तो स्पाइरल कॉइल होता है निक्रोम का, कुछ बना हुआ इस तरह स्पाइरल टाइप का होता है, ऐसा करके इस तरह होता है स्पाइरल टाइप, जिसको हम लोग एक ग्रुप पे पोर्शलिन फ्रेम का, देखे ही वो हीटर सब लोग खाना पकाते हैं हम लोग, पहले जमाने में आता था हीटर खाना पकाने के लिए, फिर अभी रूम हीटर भी आता है। तो पोर्शलिन का ऐसा फ्रेम रहता है, ठीक है ना। ऐसे देखो इलेक्ट्रिक स्टोव, ये पोर्शलिन का एक फ्रेम रहता है, देखे हो सब लोग खाना पकाने वाले इलेक्ट्रिक हीटर, देखे हो बोलो यस कि नहीं सर। देखे, देखे हो ना। एक इस तरह का फ्रेम रहता है, इसमें पोर्शलिन फ्रेम रहता है एक, और उस पर इस तरह स्पाइरल का ऐसा निक्रोम वायर ऐसे उंड रहता है, ठीक है, जिगजैग मैनर में। तो जब करंट को इसमें पास करते हैं हम लोग इस हीटर के थ्रू पे, यहाँ पे हम लोग करंट को पास कर रहे हैं सपोज यहाँ से, तो क्या होता है, वायर क्या होता है, वो रेड हॉट हो जाता है। देखना वो रेड हॉट हो गया, वायर पूरी तरह से रेड हॉट हो जाता है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। तो याद रखना कि निक्रोम वायर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है ना, निक्रोम वायर में याद रखना रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा किस पे, निक्रोम वायर पे। हाई ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस है क्योंकि हम लोग हीटिंग इफेक्ट क्या जानते हैं, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो जितना सर हम आवाज लोग रेस्ट, हाँ आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा, है ना, क्योंकि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, हीट हीट जो डेवलप होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये पढ़े हम लोग ये रिलेशन। तो इसलिए निक्रोम वायर में रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, ठीक है ना, काफी हाई होता है। और हम लोग जब करंट पास कर रहे हैं तो वायर रेड हॉट हो जाएगा, निक्रोम वायर। द हीट जनरेटेड इज यूज्ड फॉर कुकिंग और हीटिंग पर्पस। तो इसी को हम लोग कुक करते खाना, या फिर हीटिंग पर्पस में जो हीट है वो जनरेट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। और पोर्सिलिन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पोर्सिलिन जो होता है इंसुलेटर होता है हीट का, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। तो पोर्सिलिन इज द इंसुलेटर ऑफ हीट, डज नॉट बिकम हॉट। तो पोर्सिलिन जो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, पोर्सिलिन, पोर्सिलिन एक तरह का मटेरियल है, ये क्या होता है, इट इज अ नॉट गुड, मतलब इट इज अ इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ हीट, मतलब नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, जो क्या होता है, जो हीट नहीं होता है। कौन हॉट होता है, ओनली वायर रेड हॉट हो जाएगा, पोर्सिलिन वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर इलेक्ट्रिक हीटर, इसी को हीटर बोलते हैं। दूसरा जो दिख रहा सर है स्क्रीन पे, हाँ बोलो। ये फिर से बताइए ना प्रिंसिपल, इसका वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। हीटर का, हाँ। हीटर में निक्रोम वायर होता है, ठीक है ना, निक्रोम वायर जिसको हम लोग हीटिंग कॉइल बोलते हैं। समझ में आ गया। यस सर। वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, इस तरह, जैसे इस तरह स्पाइरल टाइप का होता है ऐसा, इस तरह। और इसको हम लोग किसी ग्रुप में, ग्रुप मतलब एक फ्रेम होता है पोर्सिलिन का, देखना कांच टाइप का दिखता है वो, मतलब कांच नहीं बोलेंगे, पोर्सिलिन पता है ना क्या होता है, जिसका यस सर। अजीब टाइप का दिखता है, मिट्टी मतलब चीनी मिट्टी टाइप का पोर्सिलिन, उसका एक फ्रेम होता है, उस पर हम लोग इसको जिगजैग पाथ में लगा देते हैं। पोर्सिलिन पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि पोर्सिलिन जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, वो गर्म नहीं होगा जल्दी, और जो तार है निक्रोम वायर वो गर्म हो जाता है। जैसे ही करंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तार पूरी तरह से रेड हॉट हो जाएगा। क्यों रेड हॉट होगा, क्योंकि जानते हैं जो हीट डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का। तो जितना तुम रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा, इसी वजह से रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज्यादा होता है। देखो क्या लिखे, निक्रोम वायर का लिखे बहुत हाई रेजिस्टेंस लिखे हैं, ठीक है, निक्रोम वायर पे बहुत हाई रेजिस्टेंस लिखे हैं। और पोर्सिलिन को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होगा, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट। सो दिस इज योर प्रिंसिपल। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे हम लोग करंट पास करेंगे
तार जो है वो रेड हॉट हो जाएगा, और उसी हीट का यूज करके हम लोग खाना पकाते हैं, या तो फिर डिफरेंट कुकिंग पर्पस हो गया, हीटिंग पर्पस हो गया, उसमें हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिक आयरन। तो घर में इन सबको अच्छे से नोट डाउन करना नोट्स कॉपी में, और जो पढ़ाते हो उसका एक सिंगल नोट कॉपी बनाओगे, वो तुम्हारा 10th क्लास तक काम आएगा, बोर्ड तक। और सब कुछ में डिटेल्स में लिखना है, जो जो बताते हैं क्लास में, न्यूमेरिकल थ्योरी, ठीक है, वो सबको अच्छे से लिखना डिटेल्स में। बोलो कुणाल, कोई डाउट है क्या? कुणाल कौन है? कुणाल ने रेज हैंड किया। क्या कुणाल? कुणाल है कि नहीं, चला गया है? लक्ष्य, कोई डाउट है? तो ये लिखना है। नहीं लिखना मत, इसको पीडीएफ लेना सर से, ठीक है ना? अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करना था पॉइंट। हाँ पॉइंट सब नोट कर लो साइड पे कुछ कुछ, बस ये डायग्राम वायग्राम जो है तुमको मिल जाएगा, पीडीएफ सर से ले लेना, ठीक है? अभी लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, डायग्राम बनाओगे, लिखोगे इतना। घर में अच्छे से नोट कॉपी में लिखना है इसको, ठीक है? घर में अच्छे से नोट्स कॉपी में लिखना। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, दूसरा हो गया आयरन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इसमें भी निक्रोम वायर होता है, आयरन में भी सेम निक्रोम वायर। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, इसको किसी माइका शीट में हम लोग प्लेस कर देते हैं, और किसी हेवी मेटल ब्लॉक के अंदर रख के, तो क्या हो जाता है, कॉइल जैसे ही कनेक्ट होता है पावर सप्लाई से, तो हीट ट्रांसफर करता है ये कॉइल से लेके मेटल ब्लॉक पे। देखना आयरन का जो मेटल ब्लॉक होता है, ऐसा आयरन दिखता है ना इस तरह, मान लो ऐसा कुछ आयरन है हम लोग के पास, है ना, ऐसा कुछ आयरन, ये फ्लैट इस तरह होता है यहाँ पे मेटल ब्लॉक, जिसे कपड़ा को प्रेस करते हैं। तो अंदर जो निक्रोम कॉइल होता है, सेम सेम प्रिंसिपल, अंदर जो निक्रोम कॉइल होता है, वो निक्रोम कॉइल क्या होता है, जैसे ही हम लोग करंट को सप्लाई करेंगे, निक्रोम कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, निक्रोम कॉइल रेड हॉट हो जाएगा और हीट डेवलप होगा। वही हीट क्या होगा, वही हीट मेटल ब्लॉक में ट्रांसफर होगा, जिसके अंदर निक्रोम कॉइल रखा रहता है, आयरन के मेटल ब्लॉक में ट्रांसफर होगा, और मेटल ब्लॉक बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होता है मेटल ब्लॉक पे, है ना, वो भी एक तरह का बहुत हीटअप हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा कि उसमें हम लोग उसी, मतलब जिस तरह इसमें रेड हॉट हो रहा था ब्लॉक, ये कॉइल, तो कॉइल रेड हॉट हुआ और वही एनर्जी ट्रांसफर करके मेटल ब्लॉक को भी एक तरह से हीट डेवलप करा दिया, मतलब मेटल ब्लॉक भी हॉट हो गया यहाँ पे। रेड हॉट नहीं होगा, मतलब जलेगा नहीं, बट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग क्लॉथ को आयरन कर सकते हैं, ठीक है? तो हीटिंग जो होता है यहाँ पे, ये बहुत हीटिंग कॉइल जो होगा, जिसमें हम लोग किसी मतलब हीटिंग कॉइल को हम लोग किसी इसके अंदर रखे, मेटल ब्लॉक के अंदर, और मेटल ब्लॉक क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसको हम लोग माइका के अंदर, माइका सीट के अंदर पहले कॉइल को प्लेस कर देते हैं, जो कि बैड कंडक्टर होता है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे कॉइल रहेगा, उसके ऊपर माइका सीट रहता है, फिर मेटल ब्लॉक रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना हीट डेवलप करेगा ना, ये जलाएगा नहीं, मतलब माइका सीट को जलाएगा नहीं, ये क्या करेगा, हीट को बस ट्रांसफर कर देगा मेटल ब्लॉक तक, और मेटल ब्लॉक बहुत हीटअप हो जाएगा, जिससे हम लोग आयरन को यूज करते हैं अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए, ठीक है? तो बेसिकली एक लाइन में तुम इतना बोल सकते हो कि both are the example of heating effect of current. In the both cases, we use nichrome wire. As we know, nichrome wire is have very high resistance, and as we know, H is proportional to I square at T. So resistance of the nichrome wire is very high. Therefore, heat can be developed in a nichrome wire, which can be used in a different purpose, like press, मतलब आयरन के यूज पे, या फिर हीटर के फॉर्म पे हम लोग यूज करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। तो इन सब का डायग्राम बना लेना, घर में नोट डाउन कर लेना, ठीक, नोट्स कॉपी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला तो अच्छे से देख लेते हैं, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो शॉर्ट नोट्स टाइप का लिख लो, जो साइड में लिखे हैं पॉइंट वाइज, अच्छे से घर में नोट डाउन करना डायग्राम के साथ। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, छोटे छोटे मार्क क्वेश्चन इससे बनेगा। इससे निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, इस तरह सवाल पूछेगा, ठीक है? तो बताना तुम, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट डेवलप होता है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, और इसको यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन या फिर इलेक्ट्रिक हीटर के पर्पस, हीटर में। फिर हम लोग पोर्सिलेन को क्यों लेते हैं, तो बोलना पड़ेगा कि इट इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट, दैट इज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट बिकम्स रेड हॉट और डज नॉट बिकम्स हॉट व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हीटर, ठीक है? इस तरह लिखना पड़ेगा। सर फिर हाँ बोलो। रेजिस्टेंस हीट एनर्जी को कंज्यूम करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को? रेजिस्टेंस जो होता है, जितना ज्यादा तार पे रेजिस्टेंस रहेगा, उतना ज्यादा तार हीट होगा,
उतना ज्यादा तार हॉट होगा या फिर हिट होगा, मतलब रेड हॉट हो जाएगा, क्योंकि हीट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का। ये बताए थे हीटिंग इफेक्ट पे हम लोग कि कोलिजन बढ़ता है, ठीक है। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, जितना जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि तुम जितना पाथ को ऑब्स्ट्रैक्ट करोगे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपस में कोलिजन उतना बढ़ेगा। जितना कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा, इसलिए रेजिस्टेंस हीट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस तार को तुम हीटिंग इफेक्ट में यूज करोगे उस तार का, उस वायर का रेजिस्टेंस को काफी हाई रखना पड़ेगा, तभी ये तार गर्म हो जाएगा जल्दी। अदरवाइज इसको हीट होने में टाइम लगेगा, तब भी होगा हीट, बट टाइम लगेगा, बहुत कम हीट होगा। तो देखना हम लोग इसीलिए हीटर पे और इस पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ निक्रोम वायर, मतलब अलग टाइप का वायर यूज करें, इसको हम लोग निक्रोम वायर यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ऑल राइट, आगे देखते हैं फिर लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग करंट पास करा रहे हैं, ठीक है ना, जब हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं। देखो यहाँ पे, जब हम लोग करंट पास करें थ्रू अ कंडक्टर, इट गेट्स हीट अप। ऑब्वियसली जब भी हम लोग कोई कंडक्टर के थ्रू करंट पास कराएंगे तो थोड़ा सा हीट डेवलप होगा ही, चाहे वो अगर वो कंडक्टर है, इफ इट इज अ मेटल, कोई भी मेटल, ध्यान दो, हाँ क्या बोल रहे हैं, कोई भी मेटल या फिर कंडक्टर, ये हमेशा बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मतलब इसका मतलब ये गुड होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल इज ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। और थोड़ा बहुत कंडक्टर अगर होगा तो हीटअप तो होगा ही होगा। जैसे कोई तार जा रहा है, उसको वो क्या होगा, धीरे धीरे हीटअप होना शुरू होगा जैसे जैसे टाइम करंट फ्लो करता रहेगा, बिकॉज ये कंडक्टर है। तो क्या होगा, जब ये सफिशिएंटली हीट हो जाएगा तो ये लाइट एमिट कर देता है, इसी को बोलते हैं लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जिस हीटर के तरह, जैसे हीटर में रेड हॉट हो गया तो हीट दे दिया, उसी तरह इसमें भी क्या होगा, जब सफिशिएंट हीट हो जाएगा ना तो ग्लो करने लगेगा, लाइट दे देगा। इसको हम लोग बोलते हैं लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कुछ एग्जांपल क्या है, जैसे बल्ब हो गया और ट्यूब हो गया, दोनों हम लोग घर में यूज करते हैं, बल्ब और ट्यूब, ठीक है ना। तो इसका क्या क्या एग्जांपल है, जैसे फिलामेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब, डिस्चार्ज लैंप, इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। ये सब जनरली 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा हाई लेवल में पढ़ते हैं, मतलब ओलंपियाड वगैरह में आ सकता है, बट हम पढ़ा देंगे। हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप पढ़ते हैं बेसिकली, फिलामेंट लैंप जिसको बोलते हैं। फ्लोरोसेंट भी नहीं पढ़ते, डिस्चार्ज भी नहीं पढ़ते, इलेक्ट्रिक आर्क भी नहीं पढ़ते हैं, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो ये जो तुमको डायग्राम में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इन फिलामेंट लैम्प या फिर इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं। फिलामेंट लैम्प या फिर इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं इसको। ये अपना क्या है, फिलामेंट बल्ब है, फिलामेंट बल्ब। तो ये जनरली लोग घर में यूज करते हैं, देखना हम लोग घर में ये सब यूज करते हैं। पहले बहुत, मतलब बहुत पहले तो बहुत ज्यादा यूज होता था, पीला कलर का जो फिलिप्स का बल्ब आता है, 100 वाट का, 80 वाट का, सब बहुत यूज होता था। अब तो एलईडी आने लगा है तो अब थोड़ा कम यूज होता है, बट जनरली हम लोग फिलामेंट बल्ब को ही यूज करते हैं घर में, ठीक है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक। फिलामेंट बल्ब का जो फिलामेंट होता है हम्म वो थिकर और लॉन्गर क्यों होता है सर? थिकर लॉन्गर क्यों होता है बल्ब का यस सर। फिलामेंट, वही तुम्हारा हीट डेवलप होगा, मतलब फिलामेंट तुम्हारा जितना हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है ना, उतना क्या होगा, करंट भी उस पर उतना ज्यादा हीट होगा, उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो अब देखो इसका डायमेंशन भी हमको इस हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि उसमें रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। जैसे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना, तो जितना ये लॉन्गर होगा उतना ही रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। थीकर उतना ज्यादा नहीं होता है, थीन ही होता है, ज्यादा थीकर नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज लेंथ ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए रेजिस्टेंस हाई डेवलप कराना पड़ेगा। तो अब लोग क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प इज अ फेनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट एमिट्स लाइट। ऑब्वियसली ये कोई ऐसा फेनोमेना है जहां पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट एमिट करता है। कब, जब इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, इसको हम लोग यहाँ से करंट सप्लाई करेंगे तो ये हीट हो जाएगा। अब इस बल्ब को तुम गौर से जब देखोगे घर में कभी, तो देखना यहाँ पे एक दो टर्मिनल होता है तुम्हारा, ऐसा ऐसा दिखता है इस तरह का, लाइक दिस, ऐसा दो तुमको टर्मिनल दिखेगा यहाँ पे इस तरह, ठीक है, देखे हो तो तुमको याद होगा, जो कि हमारा कनेक्शन पे जाता है एसी सप्लाई के साथ। यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऐसा कैप होता है, एक तो इस तरह एल्यूमिनियम का कैप होता है। यहाँ पे ग्लास सपोर्ट होता है छोटा सा एक, यहाँ पे ग्लास का पूरा बल्ब होता है ऐसे कवर किया हुआ इस तरह। यहाँ पे लीड होता है और यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, फिलामेंट सपोर्टर्स, और नीचे होता है फिलामेंट, इस तरह स्पाइरल टाइप का हल्का सा ऐसा दिखता होगा, जो कि फ्यूज कर जाता है, ठीक है ना, जो कि फ्यूज कर जाता है, फिर हम लोग बल्ब को फेंकना पड़ता है या फिर बदलना पड़ता है, नया बल्ब लाना पड़ता है।
तो फेनोमेना क्या है? फेनोमेना यही है कि हम लोग इसको इनकैंडेसेंट लैम्प बोल रहे हैं। इसका मतलब जब हम लोग क्या होगा, हिट करेंगे, है ना, यानी कि हम लोग करंट पास करेंगे, तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से, देखो क्या लिखा है, द एलिमेंट इन विच हीटेड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। इस पे भी एक तरह का हाई रेजिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, एक फिलामेंट लैंप इसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। तो टंगस्टन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है। ये मोस्ट सुटेबल होता है बल्ब के लिए। याद रहेगा नाम, टंगस्टन। बोलो, समझ में आ रहा ना? सर। आ रहा समझ में? यस सर। यस ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। तो टंगस्टन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, टंगस्टन। सर, टंगस्टन, हाँ। तो वाटर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है कि गुड कंडक्टर? प्योर वाटर तो बैड है, कुछ वाटर में अगर आयंस रहेगा तो गुड कंडक्टर, मतलब ठीक है, कंडक्टर होगा। टैप वाटर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट इफ यू कंसीडर प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब अगर उसमें आयंस वगैरह कुछ ना रहे तो वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। बट अगर आप टैप वाटर लेते हैं, टैप वाटर मतलब जो हम लोग टैप से वाटर जो आ रहा है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जैसा नहीं है बट ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर। मतलब गुड से अच्छा है कि सिर्फ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आयंस रहेगा बहुत सारा जो कि कंडक्ट करा सकता है। बस तुम उस आयंस को पूरा निकाल दोगे, उसको पूरा प्यूरिफाई कर दिए, पूरा प्योर बना दोगे, 100% प्योर, तो फिर वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेटल के कंपैरिजन में मेटल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो टंगस्टन लोग यूज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट, जो कि मोस्ट सुटेबल होता है इस पर्पस के लिए। क्यों होता है? क्योंकि देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। ये सब बात लिख लो फटाफट। ये सब जो गोल्डन पॉइंट है यहाँ पे, ये सब प्योर गोल्ड है, ये सब गोल्डन पॉइंट, इसको याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या बोले, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट जो कितना होता है, ऑलमोस्ट जो होता है 3665 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा होता है। देखो मतलब इतना टेम्परेचर में मेल्ट करेगा, यानी कि बहुत अच्छा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। दूसरा, इट ऑफर हाई रेजिस्टेंस, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, टंगस्टन के लिए बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा। हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, हीट हीट ज्यादा डेवलप करेगा। यानी लोग जानते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू हीट, तो ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि जितना हाई रेजिस्टेंस उतना क्विकली हीट होगा। फिर क्या बोले, ऑन हीटिंग इट बिकम्स व्हाइट हॉट एंड ग्लोज ब्राइटली। हिट करने पे ये व्हाइट हॉट हो जाता है, देखना ग्लो करेगा, पीला टाइप का एक लाइट आता है, व्हाइट टाइप, व्हाइटिश टाइप का। तो क्या हो जाएगा, ये ग्लो करेगा। बल्ब का काम है ग्लो करना, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे व्हाइट हॉट टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, यस ठीक, सर। ग्लो करने लगेगा। समझ में आ गया तीनों पॉइंट। टंगस्टन क्या क्या होगा, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन में हाई रेजिस्टेंस, सो इट ऑन हीटिंग इट बिकम्स व्हाइट हॉट एंड ग्लो ब्राइटली। बट इसका क्या बोले थे, बोलो, निक्रोम का क्या क्या बोले थे कैरेक्टरिस्टिक, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। निकोम का कैरेक्टरिस्टिक क्या बोले थे, बोलो फटाफट, बोलो। निक्रोम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बोले? नाइक्रोम वायर का हाई रेजिस्टेंस होता है। वेरी गुड। और वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, उसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। और Poor conductor. पुअर कंडक्टर नहीं है। पुअर कंडक्टर गुड कब बोले, तो पोर्सलिन को कंडक्टर। पुअर बोले। पुअर कंडक्टर कब बोले हम? पुअर कंडक्टर उतना नहीं है, वो तो पोर्सलिन है ना, ठीक है। पोर्सलिन द पुअर कंडक्टर, उतना पुअर भी नहीं है, ठीक है, मतलब कंडक्टर तो है ही। और क्या बोले कैरेक्टरिस्टिक? एक देखो, एक तो बोले कि निक्रोम वायर में क्या क्या बोले, निक्रोम वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट में कुछ ज्यादा होगा। दूसरा बात ये बोले, हिट करने से वो रेड हॉट हो जाता है, रेड हॉट। निक्रोम वायर क्या हो जाता है, रेड हॉट होता है, देखो यहाँ लिखे हैं, है ना, हाई रेजिस्टेंस। पोर्सलिन जो होगा वो तुम्हारा इंस्टिट्यूट ऑफ हीट है, वो बैड कंडक्टर है, और ये रेड हॉट हो जा रहा है हिट देने से। लेकिन ये निक्रोम टंगस्टन क्या हो जाएगा, टंगस्टन व्हाइट हॉट हो जाएगा, जो कि ग्लो करेगा। वो रेड हॉट हो जाएगा, वो जलने टाइप का हो जाएगा, रेड हॉट टाइप का। उसमें लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन ये ग्लो करने लगेगा, ये व्हाइट हॉट होकर ग्लो करेगा ये। इसको ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि कैसे होता है ये काम।
तो क्या बोले, द टेम्परेचर ऑफ लॉन्ग थीन टंगस्टन फिलामेंट कैन राइज अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस तक तुम राइज कर सकते हो टेम्परेचर को, ठीक है। बेसिकली इसको बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम तक ऑपरेट कर सकते हैं। फिर ये क्या होता है इनर साइड में, इसका बस एक बार मैकेनिज्म बता देते हैं। ये इवापोरेट करता है, कंडेंस करता है इनर साइड में ग्लास सरफेस पे, ठीक है, एक लेयर बना देता है, और जो कि धीरे धीरे क्या करता है, इसका एफिशिएंसी को धीरे धीरे खराब करता है। मतलब बहुत पुराना लैंप हो जाएगा ना, 1 साल चलेगा, 6 महीना चलेगा, फिर वो खराब हो जाएगा। देखना अंदर उसका थोड़ा ब्लैक टाइप का कुछ कुछ हो जाता है, अजीब टाइप का, ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसका एफिशिएंसी को खराब करेगा कौन, जो कंडेंस हो रहा है या फिर इवापोरेट जो कर रहा है इनर साइड उसका ग्लास सरफेस से, सब की वजह से। तो प्रिवेंट दिस, बल्ब को क्या होता है, इवैक्यूएटेड किया जाता है, मतलब पूरी तरह से इसको इवैक्यूएट कर दिया जाता है, और एक लो प्रेशर पे रख के इसको इवैक्यूएट किया जाता है। मतलब लो प्रेशर पे बल्ब को इवैक्यूएट किया जाता है, और क्या किया जाता है, गैस से फिल किया जाता है लो प्रेशर पे, ठीक है। और जो रेट ऑफ इवापोरेशन जो डिक्रीज करेगा फिलामेंट कैन रीच एट हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे इवापोरेशन डिक्रीज करेगा फिलामेंट हाई टेम्परेचर पे जाएगा। तो ये बहुत मैकेनिज्म है, ठीक है ना, एक मैकेनिज्म हो गया जिसको थोड़ा समझना है। तो अभी क्या होता है कि ओल्डन डेज में क्या होता है, कार्बन फिलामेंट का यूज किया जाता था बहुत पहले। बोलो कोई डाउट किसी को? सर फिर से रिपीट कर दीजिए तो फिलामेंट के बारे में। मैकेनिज्म रिपीट कर दे। यस सर। देखो ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म अच्छे सुनो, हम हिंदी में बता देते हैं नॉर्मली, ठीक है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बता देते हैं। जैसे क्या होता है कि तुम्हारे पास बल्ब है टंगस्टन फिलामेंट का, तो उसका टेम्परेचर सडनली बहुत राइज कर सकता है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी राइज करेगा, तो आराम से काम करेगा, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक काम करेगा। लेकिन क्या होता है कि ग्लास का लेयर है बना हुआ, ये जो लेयर दिख रहा है इसके हम लोग रखे हैं बल्ब को, मतलब ऐसे ग्लास का इस तरह कोट किया हुआ रहता है, शीशा जो रहता है, उससे क्या होता है, उससे मान लो कि मतलब उसकी वजह से या फिर साइड कहीं से भी बल्ब में क्या हो सकता है, लेयर फॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि इवापोरेट कर रहा है या फिर इनर साइड कंडेंस कर रहा है थोड़ा, है ना, कंडेंस कर रहा है या इवापोरेट कर रहा है इनर साइड, जिसकी वजह से एक लेयर फॉर्म हो जा रहा है। तो ये लेयर क्या करता है ना, बल्ब की एफिशिएंसी को कम कर देगा। जितना तुम जलाओगे 1 साल, 6 महीना, 2 साल बल्ब को तुम जलाते रहोगे, तो धीरे धीरे उसका लाइफ कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा लाइफ, ठीक है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उस पर एक छोटा सा एक तो इवैक्यूएट करते हैं, और क्या होता है कि बहुत लो प्रेशर पे, छोटा नहीं बोलेंगे, कम प्रेशर पे कुछ गैस को फिल्ड कर देते ताकि इवेपोरेट को कम कर सके, ठीक है। और इसी में क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा तो फिलामेंट क्या होगा, हायर टेम्परेचर तक वो जा सकेगा धीरे धीरे। लेकिन बहुत ओल्डन डेज में, मतलब बहुत ओल्ड डेज में, हम लोग तो फिलामेंट बल्ब यूज किए हैं, उससे भी ओल्ड डेज में कार्बन फिलामेंट का यूज होता था। बहुत ओल्ड डेज में, मान लो कि बहुत पहले 80s से भी पहले मान लो कुछ, हम लोग तो फिलामेंट ही यूज करते हैं। अब तो एलईडी आने लगा है, अभी सब लोग हम लोग घर में ट्यूबलाइट या फिर एलईडी को यूज करते हैं ज्यादातर। ये पीला वाला बल्ब बहुत कम दिखता है, ठीक है, अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, ऐसा नहीं है, अभी भी मिल जाएगा, दुकान सब में देखना मिलता है। तो पहले कार्बन फिलामेंट का यूज करते, उसमें क्या होता था, उसमें मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस होता था, ठीक है। तो जो कि थोड़ा लो हीट प्रोड्यूस करता था बल्ब में, मतलब लो कंसिडरिंग होता था हीट इसमें। तो इस पे इवेपोरेशन से ब्लैक लेयर बन जाता था कार्बन का, ठीक है। तो इसका लाइफ फिलामेंट वर्ड से बहुत कम होता था, मतलब इसका जो लाइफ होता था ना कार्बन फिलामेंट का, वो शॉर्ट होता था एज कम्पेयर टू योर फिलामेंट बल्ब। अब फिलामेंट से भी अच्छा लाइफ किसका, एलईडी का। तो एलईडी कोई लाइट नहीं है, एलईडी एक डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वो पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में। एलईडी इज अ ट्रांजिस्टर, उसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, वो एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, वो कोई बल्ब नहीं है एलईडी। एलईडी अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, वो भी ग्लो करता है इसलिए हम लोग यूज करते हैं एज अ लाइट जैसा। यहाँ तक क्लियर है? बोलो बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। बोलो लक्ष्य, Yes. कुछ डाउट है क्या? तुम रेज हैंड किए हो, यस सर। क्या डाउट है बोलो। सर एलईडी का डायोड क्या होता है सर? डायोड एक तरह का डिवाइस होता है, डायोड तुम पढ़ोगे क्लास 12th में जाके, ठीक है। तुम एलईडी का मतलब समझ लो अभी, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है ना, इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होता है, ये कोई बल्ब नहीं होता, ये एक तरह का डायोड, एक तरह का पीएन जंक्शन डिवाइड होता है, डिवाइस होता है, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है ना, ये होता है एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसके बारे में तुम डिटेल्स में पढ़ोगे क्लास 12th में जाके, तो अभी हम थोड़ा बता देते। देखो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड, पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब जो कि कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, जिसका प्रॉपर्टी दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर है। तो
उससे बनता है अपना पीएन जंक्शन डायोड। उससे क्या बनता है, उससे डायोड बनता है। और डायोड को यूज करते हैं एज हम लोग एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग दिवाली में यूज करते हैं लाइट्स, या डिफरेंट आजकल घर में भी हम लोग एलईडी लाइट, एलईडी बल्ब या फिर एसी हर टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्जन में भी तो करते हैं ना। हाँ क्या, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्जन। उसके लिए हम लोग फिर रेक्टिफायर यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, यस। उसमें हम लोग पीएन जंक्शन का डायोड का यूज करते हैं, वेरी गुड। उस पर भी हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज करते हैं। एसी डीसी कन्वर्सन जो होता है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मान लो हमारे पास एसी है, उसको ये मल्टी डायरेक्शन हमको एक यूनिट डायरेक्शन में करना है, तो ऐसे बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर हम लोग को ऐसा कुछ बनता है फुल वेव रेक्टिफायर, तो उस पर भी हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, इस पे भी काम आता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर, दिस कॉल्ड योर रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो ये सब पढ़ोगे, डिटेल्स में पढ़ोगे क्लास 12th में। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि डायोड जो होता है एक तरह का स्पेशल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर होता है, जिसका यूज करते हैं हम लोग एलईडी की तरह, लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि लाइट देता है डिफरेंट कलर्स का। वो डिपेंड करता है डोपिंग पे। डोपिंग का मतलब कितना इंप्योरिटी है उस पे, वो सब बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चैप्टर हो जाएगा एक तो अभी बस फिलहाल थोड़ा सा बता दिए कि एलईडी याद रखना, एलईडी इज नॉट अ बल्ब। ठीक, तो अब तक यहाँ तक हम लोग क्या देख लिए, इन कैंडेसेंट लैम्प और फिलामेंट लैम्प देख लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे वाला लैम्प, कौन सा लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प। क्या फ्लोरोसेंट लैम्प का नाम सुने हो पहले, बोलो बोलो, हाँ सर। क्या लक्ष्य, बोलो, कहीं नाम सुने फ्लोरोसेंट लैम्प का? डायग्राम याद नहीं आ रहा है उसका। डायग्राम बता दे रहे, रुको कैसा बनेगा। सुने तो है। फ्लोरोसेंट लैम्प, डिस्चार्ज लैम्प, इस सब का नाम नहीं सुने अभी ना, रुको बता देते हैं कैसा होता है। एक डायग्राम हम यहाँ पे भेज रहे हैं, एक सेकंड रुको, इसको कुछ पॉइंट देखो, तब तक 1 मिनट में भेज रहे हैं, रुको इसको पेस्ट करना पड़ेगा डायग्राम को। फ्लोरोसेंट लैम्प देख लो, हाँ ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे घर में जाके पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। किताब में एनसीईआरटी में उतना बढ़िया से दिया भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से जो पढ़ा है उसको पढ़ना। रुको मेरा डायग्राम आ गया, इसको पेस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक डायग्राम पेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से रुको, इसको नीचे करते थोड़ा, दिख रहा है क्या, छोटा दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है कि नहीं, यस सर। दिख रहा है ना, बोलो आंसर दो, समझ में नहीं आता है ना। ऐसा दिख रहा है। ठीक है, रुको थोड़ा अच्छा से कर, हाँ देखो अभी यहाँ पे, तो एक होता है डिस्चार्ज लैम्प, पहले ही बताया, एक होता है फ्लोरोसेंट लैम्प, होता है इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। चलो हम लोग पहले फ्लोरोसेंट लैम्प का बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा भाई डिस्चार्ज का कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज लैम्प क्या होता है, दे आर सो कॉल्ड, इसको इस तरह बोला जाता है क्योंकि दे आर डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये सब, ठीक है ना। इसको डिस्चार्ज डिस्चार्ज लैम्प क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करते हैं हम लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस को स्टडी करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस याद रखना सिर्फ, यहाँ पर हो रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्डन पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस, ठीक है, गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे। इस पे क्या रहता है, गैस ट्यूब रहता है जिसपे 2 इलेक्ट्रोड रहता है, एनोड कैथोड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड फ्यूज टू इट एंड इट फिल्ड विद वन ऑफ द गैसेस, मोर गैसेस, वेरी लो टेम्परेचर। एक गैस या फिर एक से ज्यादा गैस को उस ट्यूब पे फिल कर दिया जाता है, किस पे, लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, सॉरी लो प्रेशर पे। तो क्या होगा, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है उस पे, और उसके अक्रॉस क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स है वो आयनाइज हो जाएगा, तो गैसेस, ठीक है, उसके अक्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स है जो कि गैस को आयनाइज कर देगा, जो गैस को आयनाइज कर देगा, ठीक है ना। तो आयंस क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड विद ऑपोजिट पोलैरिटी, ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विद न्यूट्रल। देखो बता दे पूरा क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे थ्योरी क्या होता है, सब लोग ध्यान दो क्या बता रहे हैं। जैसे एक सेकंड देखो यहाँ डायग्राम, जैसे मान लो ऐसा कोई एक ट्यूब रहेगा, ठीक है ना,
उसको हम लोग क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल पे ऐसे अप्लाई कर देंगे, ऐसे कोई वोल्टेज पे, यहाँ पे हम लोग हाई ऐसे वोल्टेज पे अप्लाई कर देंगे, और इस ट्यूब के अंदर गैस फिल कर देते हैं इस तरह। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाएगा, इसको करने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड गैस को आयनाइज कर देगा, अभी गैस में आयंस आ जाएगा, ये आयनाइज हो जाएगा गैस, ठीक। और क्या हो जाएगा, गैस का जो आयंस वो एक्सीलेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी में। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से यहाँ तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आयनाइज गैस एक्सीलेट करना शुरू किया, तो आपस में क्या होगा, वो कोलाइड करना भी शुरू करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग प्रेशर कितना यूज करेंगे यहाँ पे 1.65, ये तुम लोग क्लास में शायद नहीं है अभी, तब भी हम बता दे रहे हैं। जब हम लोग यूज करेंगे 1.65 mmHg, ठीक है, प्रेशर को, तो ट्यूब क्या होगा, ग्लो करना शुरू करेगा। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह, क्या क्या, पिछले क्लास में ऐसे ही सब कैनाल रे एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़े थे। हाँ हाँ हाँ, इस तरह पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। यस सर। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सब आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही प्रेशर को लो कर दीजिएगा 1.65 mm, तो उसमें देखिएगा एक लाइट ग्लो करेगा, इसमें भी डिफरेंट कलर का लाइट आपको मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल सा है, आप ये बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे कंडक्शन ऑफ गैस के थ्रू, ठीक है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक तरह का चीज है। तो इसमें हम लोग बेसिकली नियॉन यूज करते हैं, जो कि ऑरेंज कलर का लाइट देगा। नाइट्रो, देखिए आप एनटीएससी का एग्जाम दीजिएगा ना, तो इसमें आपका कुछ कुछ सवाल ऐसे बन जाता है, आता है कि डिस्चार्ज लैंप पे कौन सा गैस रखेंगे तो यहाँ पे कौन सा लाइट देगा। तो याद रखना, नाइट्रोजन है तो ऑरेंज, रेड सॉरी, नियॉन है तो ऑरेंज, सोडियम है तो येलो लाइट, मरकरी मतलब व्हाइट लाइट। हम लोग जो यूज करते हैं घर में ये वाला है, हम लोग घर में इसको यूज करते हैं, इसको मतलब ट्यूबलाइट बोलते हैं, है ना, ट्यूबलाइट, यही है आपका डिस्चार्ज लैंप। तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें, मरकरी यूज करते हैं। बोला जाता है कि ट्यूबलाइट फोड़ना नहीं चाहिए, उसमें मरकरी रहता है, पारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मरकरी हम लोग यूज करते हैं, मरकरी गैस का, गैस के फॉर्म में यूज करते हैं मर्क्यूरी को, इसलिए हम लोग को व्हाइट लाइट मिलता है ट्यूबलाइट में। आप क्लोरीन यूज कीजिएगा तो ग्रीन ट्यूबलाइट मिलेगा, हाइड्रोजन यूज कीजिएगा तो ब्लू ट्यूबलाइट मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज लैंप्स। बोलो क्लियर है, बोलो यस सर। आंसर दो। लक्ष्य, लक्ष्य और सर लक्ष्य और कौन है, एक बार फिर से बताएं, डिस्चार्ज लैंप। तुषार समझ में आया, तुषार, अंजना, आदित्य, यस सर। ठीक है, हाँ सर। आदित्य, हाँ सर। अंजना और कौन कौन है, अच्छा बोलो कौन हाथ उठाया था अभी, आदित्य, लक्ष्य, भाई तो अच्छा लक्ष्य बोलो क्या पूछ रहे हो। डिस्चार्ज लैंप फिर से समझा दीजिए ना। देखो डिस्चार्ज लैंप पे जैसे तुम ट्यूबलाइट देखो ना घर में, उसमें Yes, क्या sir. होता है, एक देखना है कांच का, जैसे अभी भी एलईडी ट्यूबलाइट भी यूज करते हैं, बट जो ओरिजिनल ट्यूबलाइट है उसमें कांच का क्या होता है, उस तरह समझो, कांच का एक ट्यूब होता है, उसको हम लोग पोटेंशियल में अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोड होता है 2 ठो उसमें, है ना। और क्या होता है, जैसे ही तुम वहां पे क्या करोगे, पोटेंशियल अप्लाई करोगे, और प्रेशर थोड़ा कम रहता है उसमें, है ना, 1.65 mmHg रहता है प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, आयंस गैस आयनाइज हो जाएगा, और यही आयनाइज गैस का जो आयंस है वो एक्सीलेट करेगा टुवर्ड्स डिफरेंट पोलैरिटी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कोलिजन्स होगा, जो कि एक सक्सेसिव ग्लो को प्रोड्यूस करेगा, वही ग्लो हमको लाइट देगा, वही ग्लो हम लोग को लाइट देगा। जैसे नियॉन कलर का, अगर नियॉन अगर हम लोग गैस लेंगे तो हम लोग को ऑरेंज कलर का लाइट मिलेगा, हम लोग नाइट्रोजन लेंगे तो हम लोग को रेड कलर का लाइट मिलेगा, हम लोग सोडियम लेंगे तो येलो मिलेगा, मरकरी लेंगे तो व्हाइट लाइट मिलेगा, क्लोरीन लेंगे तो ग्रीन मिलेगा। इस तरह हम लोग को डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्स में आता है, कोई भी अच्छे एग्जाम में, ये सबको अच्छे से याद रखना। चलो अब देखते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प, थोड़ा सा और है, थोड़ा वेट करो, 10 मिनट अभी है बस, ठीक, 40 हो गया, हम 10:50 7:50 तक छोड़ देंगे, बस फ्लोरोसेंट लैंप और इलेक्ट्रिक लैंप अभी बता देंगे, फिर फ्यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो घर में इसको नोट डाउन करना अच्छे से अपने ये देख के, और डायग्राम बनाना सारा, थोड़ा पढ़ना अच्छे से घर में। फ्लोरोसेंट लैंप क्या होता है, ये एक डिस्चार्ज लैंप होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कोट करते हैं फ्लोरोसेंट से। फ्लोरोसेंट एक तरह का मटेरियल होता है, ठीक है, उससे हम लोग इसको कोट कर देते हैं। तो इसमें भी वही प्रोसेस है कि एक हाई वोल्टेज अप्लाई करें कॉइल पे, देखो लक्ष्य अच्छे समझो सब लोग, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं कॉइल पे तो क्या हो जाएगा, जो कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेलो